To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. ये 8th हाउस, अभी हम यहां थे 7th हाउस पे। अब ये 7 घर समाप्त हो गए, 8वें पे हम पहुंचे हैं। 8वां। 8th हाउस जो सिग्निफाई करता है वो क्या है? यहां पे पॉइंटर, यहां पे शादी हो गई, उसी एग्जांपल से चलें। किसी भी केंद्र का अगला हाउस पनफर होता है, वो इसको सपोर्ट करता है। तो यानी कि ये काउंटर पार्ट का मायका भी है, ये उसकी फैमिली है। हस्बैंड की या वाइफ की जो मतलब नेटिव है, उसकी फैमिली ये है, तो काउंटर पार्ट की फैमिली ये है। जस्ट अपोजिट, फैमिली अगेंस्ट द फैमिली, नेटिव अगेंस्ट द स्पाउस, फैमिली ऑपोजिट फैमिली। अब क्योंकि अब देखिए इंटरेक्शन बढ़ती जा रही है, यहां पे पर्सनल लेवल पे हुई, यहां पे फैमिली लेवल पे हुई, इन्वॉल्व हर जगह है। यहां पे भी इन्वॉल्व है, यहां पे भी इन्वॉल्व है, यहां पे भी इन्वॉल्व है। इसके लिए तो सब जगह अपने हाथ पांव फैलाने पड़ेंगे। लेकिन अब देखिए इंटरेक्शन बढ़ रही है। नाउ विद द चेंज इन द इंटरेक्शन, इंक्रीज इन द इंटरेक्शन, इट रिजल्ट्स इनटू डीप ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैंने उस समय ये बोली थी कि शादी के बाद बदल गया, वो क्यों बदल गया वो यहां पे दिखता है। कैसे बदल गया वो ये दिखता है। ये हाउस है डीप ट्रांसफॉर्मेशन का। अब डीप ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की है, मैरिज को अब छोड़ दीजिए दिमाग से कुछ। लाइफ के अंदर जो कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आते हैं जो इतना बड़ा चैलेंज पोज करते हैं कि आदमी का सोचने का, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाए, एक्चुअली ये वो हाउस बन जाता है जो आदमी की कैपेबिलिटीज को बाहर लाने में एक तरीके से सहायता करता है। क्योंकि ये भाव दुख का भाव है। 6, 8, 12 ये तीनों ट्रबल वाले हैं, लेकिन जो 8 है ये बहुत ही बड़े दुख देने वाला भाव कहा जाता है। जब दुख आते हैं तब पता लगता है कि यहां अपना कोई नहीं है, सब मतलबी है, कोई किसी के काम नहीं आता। ये जो भाव आते हैं ना, और अंदर से जो पीड़ा निकलती है, ये भाव देता है। लेकिन जीना तो है। तब आदमी क्या करता है? ये बिल्कुल वो स्थिति है कि किसी को तैरना आता नहीं है और उसको आप पानी के अंदर छोड़ दो, वो कितनी जोर से हाथ पांव मारेगा, कितनी जोर से हाथ पांव मारेगा, उसकी कोई, आप उस चीज को नाप नहीं सकते हैं। वो अंदर से कितना आंदोलित हो रहा होता है और फिजिकली कितना हिल रहा डुल रहा होता है। और उस हिलने डुलने में वो एक तरीका निकाल लेता है, हालांकि वो तैरना नहीं जानता, लेकिन वो एक तरीका निकाल लेता है किसी तरह अपनी सांस उस पानी से ऊपर ले सके, इसलिए नाक ऊपर रखता है और फिर किसी तरह वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और निकल जाता है। तब उसे ये पता लगता है कि मेरे को अगर नहीं भी आता तो भी मैं इस स्थिति से बाहर निकल सकता हूं। और जब आदमी को ये पता लगता है कि मेरी जो एबिलिटीज हैं, उसकी जो लिमिट्स हैं वो इतनी बड़ी हैं, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। और जब कॉन्फिडेंस जन्म ले लेता है तब उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। या लूज कर जाता है, दूसरी साइड भी होती है।
नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं हाउस के। तो वो जो चीज आएगी वो ही ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। ये इनर भी आती है। बहुत बोलने वाला आदमी चुप हो जाता है, चुप रहने वाला आदमी बोलने लग जाता है। जो अनावश्यक बहुत ज्यादा बोलता था वो इतना संतुलित बोलने लग जाता है जीवन में, लगता है कि ये आदमी कैसा, हम तो पहले पता नहीं कर सकते। इनर और आउटर, मुझे कैसे रहना है, कैसा दिखना है, किनसे इंटरेक्शन रखनी है और किनसे नहीं रखनी है। एक समय तक मैं ये सोचता हूं कि भाई सबसे यार हाय हेलो तो सबसे रखनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तब पता लगता है सब इसके योग्य नहीं है। नॉट एवरीबडी इज वर्थ माई टाइम, नॉट एवरीबडी इज वर्थ माई एनर्जी। जब मैं ये सोचता हूं, वो जो परिस्थितियां हैं वो 8th हाउस से आती है। सर इसका मतलब ज्योतिष जो देख रहे हैं ये भी यही यही कुछ बता रहा है 8th हाउस में, एस्ट्रोलॉजी मीन्स, या फिर अकल्ट जो हाँ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरह से, हम लोगों का वही ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ऑकल्ट वही हो गया ना कि जो मुझे नहीं पता है, जो मुझे अभी तक नहीं दिख रहा था या किसी को नहीं दिखता, मैं ज्योतिषी होने के नाते वो दिख कर बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है ना। यस सर। फैदम्स अबाउट एवरीथिंग, किसी भी चीज की जो गहराई है, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी डायमेंशन की लाइफ में, जो उसके अंदर जो हिडन पार्ट है, जो अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है, जो सपोजिटली इनएक्सेसिबल पार्ट है, जहां तक ना पहुंच पाएंगे ऐसा हम मानते हैं, या जहां जो चीज हम एक्सप्लोर करके पा लेते हैं डीप एक्सप्लोरेशन के बाद, वो हर चीज 8th हाउस सिग्निफाई करती है। फैदम्स, हर चीज की जो गहराई है वो यहां से आती है। म्यूटेशन, म्यूटेशन एक्चुअली साइंस का, बायोलॉजिकल साइंस का वर्ड है। चेंज इन जेनेटिक्स लाता है ये। चेंज इन जेनेटिक्स कैसे लाएगा? हम एक साइकोसोमेटिक थ्योरी है, मेडिसिन की है। साइकोसोमेटिक थ्योरी क्या कहती है? साइको थॉट, सोमेटिक इज बॉडी। हम वैसा बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हम ये सोचते हैं हम प्रसन्न रहेंगे, हम स्वस्थ हैं, तो हम वैसे हो जाते हैं। और अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी बॉडी भी नेगेटिव वाइब्स देनी शुरू कर देती है। लेकिन क्या होता है, म्यूटेशन थोड़ा सा इससे आगे की बात करता है कि आप इतने नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं कि वो कैरेक्टर आप वो बदल भी जाते हैं या आगे ट्रांसफर भी होते हैं। वो बदलाव उनकी बात करता है ये म्यूटेशन। कलेक्टिव पोजेशंस, कलेक्टिव पोजेशंस क्यों हो गए? कलेक्टिव पोजेशन इसलिए हुआ कि ये जो है ये मेरे काउंटर पार्ट का फैमिली है। ये मैं हूं, ये मेरा स्पाउस है, ये उसकी फैमिली है। ये मेरी मेरी फैमिली का वेल्थ है, ये मेरे स्पाउस की फैमिली की वेल्थ है। और जब मेरी शादी होती है तो सम पार्ट ऑफ माई फैमिलीज वेल्थ गो हियर एंड सम पार्ट ऑफ द स्पाउसेस फैमिली वेल्थ कम्स हियर और हियर। इसीलिए ये दहेज का घर भी है। भाई लड़की वालों को कुछ गहने, लड़की को कुछ गहने देते हैं, कुछ साड़ी देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, जो भी जिस भी की जो भी ट्रेडिशन है। तो ये जो फैमिली वेल्थ है इसमें से कुछ यहां गया और यहां गया। लेकिन यहां पे शादी, बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए, 100 लोग आएंगे, 5 स्टार होटल में इंतजाम होगा, ये भी खिलाना है वो भी खिलाना होगा, ऑन वेज और नॉन वेज सब होगा, ड्रिंक्स भी होंगे, स्वीट्स भी होंगे, फलाना और ठिकाना भी होगा।
म्यूजिक भी होगा, ऑर्केस्ट्रा भी होगा, तो यहाँ की जो वेल्थ है, कितनी वेल्थ खर्च हो रही है। आज के समय में तो यह है कि यहाँ भी कम नहीं खर्च होती, पर फिर भी अगर हम एक वो बहुत ही ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट लेके चले, तो यहाँ की जो फैमिली वेल्थ है वो कितनी खर्च हो रही है, और खर्च होके कहाँ जा रही है। कुछ दहेज के रूप में यहाँ पे चली जा रही है, कुछ इसकी गिफ्ट है, कुछ इसकी फैमिली के लिए गिफ्ट है, वो तो सारा यहाँ आ जा रहा है। तो काफी कुछ ये जो पोजीशंस हैं ये कलेक्टिव हो जाते हैं, पर इनिशिएट यहां से होते हैं। इसलिए ये डाउरी का घर भी है और कलेक्टिव पोजीशंस का भी है। ये स्पाउस का अपना धन, अपनी वेल्थ भी है ना, स्पाउस की अपनी वेल्थ भी है। मान लीजिए वर्किंग है, कोई प्रोफेशनल है, उसका बैंक अकाउंट भी तो होगा। तो ये, लेकिन क्या है, उस पे हक दोनों का हो जाता है, इसलिए ये कलेक्टिव पोजीशन है। सेवंथ के लिए ये कलेक्टिव पोजीशन है, पर नेटिव के लिए ये कलेक्टिव पोजीशन है, इसलिए एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ कलेक्टिव पोजीशन, और मैरिज के सेंस में ये डाउरी है। टुगेदरनेस एंड क्लेम्स देयर ऑफ, ये कलेक्टिव पोजीशंस का ही डायमेंशन हो गया। दो फैमिलीज जुड़ गई हैं, तो उनकी जो पोजीशंस हैं और उनके जो क्लेम्स हैं वो भी बदल जाते हैं। निज दोष, निज दोष मैंने थोड़ा बताया था, याद होगा आपको, कि हम मान लीजिए कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, कितनी महंगी है, 1.5 करोड़ की जीएल सीरीज की मर्सिडीज खरीद ले, या उससे भी कोई महंगी आती होगी, पता नहीं मेरे को, टेस्ला कितने की आती है, या कोई भी जो फ्यूल से चलती है, फॉसिल फ्यूल से चलती है या सिंथेटिक फ्यूल पे चलने वाली गाड़ी है, वो कोई भी यूरो 6, यूरो 7 या यूरो 10, जो भी नॉर्म्स लेटेस्ट या जितने भी एडवांस नॉर्म है उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उससे धुआं निकलेगा ही, थोड़ा धुआं तो निकलेगा। वो नहीं निकलेगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। खाना हम बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, तो उसमें कितना ऑयल तो वेपराइज होके ऊपर उठ जाता है हवा में, और वो काली लगा देता है किचन की शेल्फ के ऊपर, वो एकदम ऑयली सी एक लेयर बन जाती है। फिर दिवाली में सफाई करते समय सबको मुसीबत हो जाती है। एग्जॉस्ट फैन है, तो उस एग्जॉस्ट फैन के ऊपर पूरा एकदम वो ऑयली स्मीयर लग जाता है, और उस पर मिट्टी बैठते 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 वो मोटी लेयर काली हो जाती है। आप खाना बना रहे हैं, आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जा रहा है। वो होता है, उसके बगैर चलेगा नहीं। चूल्हा जला रहे हैं तो थोड़ा धुआं निकलेगा ही। अब आप तो भोजन पका के सबको खिलाने के लिए जला रहे हो चूल्हा, लेकिन धुआं निकलेगा, और धुआं कुछ ना कुछ नुकसान करेगा ही करेगा। ये है निज दोष, कि जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपका इंटेंट भी नहीं है, लेकिन दोष उत्पन्न हो रहा है। और इसी प्रकार हम कितना भी अच्छा भोजन करें, कितना भी सेलेक्टेड भोजन करें, कितना भी पसंद का भोजन करें, कितना भी शुद्ध भोजन करें, 24 घंटे में एक बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, पेट खाली करना पड़ेगा। निज दोष जो हुआ है उत्पन्न, उसको क्लीन करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो कब्ज होने के बाद न पढ़ाई में मन लगता है, न मूवी अच्छी लगेगी, न कहीं खाना अच्छा लगेगा। निज दोष इसलिए क्लीन करना बहुत जरूरी है, विच मीन्स दिस कॉल्स फॉर द क्लींजिंग ऑफ द सेल्फ, एंड नॉट ओनली क्लींजिंग, इट कॉल्स फॉर द कंटिन्यूअस क्लींजिंग। एट्थ हाउस ये कहता है, आप अपने आप को, अपने विचार को, अपने शरीर को, अपने परिवेश को, अपने टॉयलेट को, अपनी व्हीकल को क्लीन रखो।
8th हाउस सीवरेज है। आप कहेंगे 8th हाउस अगर सीवरेज है तो वो क्लीनलीनेस क्यों डिमांड कर रहे हैं? वो तो गंदा होता ही है। एक्चुअली सीवरेज गंदा हमने छोड़ा होता है। वो जो सीवरेज की जो लाइन होती है वो तो ये कहती है कि जो भी गंदा है बाहर निकलता जाए। इट शुड नॉट स्टे एट वन प्लेस, कि निकल जाए। तो निज दोष आएगा ही आएगा। इसी प्रकार हम जीवन में कुछ भी काम करते हैं, किसी ना किसी का अहित हो जाता है। धर्म युद्ध किया था कुरुक्षेत्र में, लेकिन वास्तव तो ये था कि सैनिक तो वो मरे जिनको न कौरवों की कोई प्रॉपर्टी मिलनी थी, न पांडवों की कोई प्रॉपर्टी मिलनी थी, लेकिन लड़ना पड़ा। तो उसका पाप कौन भुगत रहा है? कौरवों और पांडवों को भुगतना पड़ा, पश्चाताप करना पड़ा पांडवों को भी। निज दोष उत्पन्न निरंतर होते हैं, वो कम हो इसलिए सदाचार में रहना चाहिए, और वो ठीक होते रहें इसीलिए हमें ध्यान साधना करनी पड़ती है। क्योंकि हम जितना मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, जितना भी हम मटेरियल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, ये हमें उलझाएगा। और जितना हम उससे हटेंगे उतना हमें ये हमारी ओरिजिनलिटी बताएगा, हमारे को उससे बचाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जो सब घर में बच्चे होते हैं, तो निज गुण और निज दोष एक ही बात हुई। निज गुण, गुण दरअसल सकारात्मक निज सेंस में, अवगुण, अवगुण, निज अवगुण, अवगुण हो गया। अवगुण बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके पेशाब में बदबू नहीं होती है, राइट। लेकिन जैसे जैसे उसे हम बाहर का भोजन उसके शरीर की ग्रोथ के लिए देना शुरू करते हैं, जब तक वो माँ का दूध पी रहा है तब तक भी उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फूड उसको देना शुरू करते हैं, सॉलिड फूड थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया, बदबू आनी शुरू हो जाती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है, स्टिंकिंग शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि कितना शुद्ध हम खाते हैं, कितना शुद्ध हमारे आचरण के अंदर आता है, वो विचार के रूप में है, व्यवहार के रूप में है, उतना ही हमारा निज दोष कम दूषित रूप में आएगा। जितना हम त्रुटिपूर्ण चीजें अपने व्यवहार में, अपने दिमाग में, अपने विचार में लाएंगे, अपने आहार में ले आएंगे, उतना ही निज दोष दूषित होगा। जितना दूषित होगा उतना ही आपको पश्चाताप बढ़ाना पड़ेगा। पश्चाताप बढ़ाता कौन है? नहीं भी बढ़ाता कोई बात नहीं, कम से कम ये प्रयास तो रहना चाहिए कि जितना निज दोष है वो सर्टेन मिनिमम तक ही रहे। इसी के लिए ध्यान साधना करनी पड़ती है। एंड दिस इज व्हाई दिस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट ऑल्सो, क्योंकि ऑकल्ट ही एक वो है जो आपको उन फैथम्स में लेके जाएगा जो ये बताएगा कि निज दोष मिनिमाइज कैसे करना है या मिनिमम रखना कैसे है। तो कोई अगर ये कहता है कि हमने किसी का कोई बुरा नहीं किया है, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं, भाई कम से कम आप म्युनिसिपल कमेटी के तो दोषी हो, उनको आपकी सीवेज पाइपलाइन क्लीन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कोई बिल्कुल भी। तो इसीलिए ये हाउस ऑफ ऑकल्ट भी है, उस डायमेंशन को जानने के लिए कि हम निज दोष को किस स्तर तक कर सकें। ये हाउस ऑफ डिफीट भी है, हारने का। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड लॉस, व्हाट
जिसको हम वाटरफॉल या वाटरशेड लॉसेस या विंडफॉल लॉसेस या विंडफॉल गेन्स जो होते हैं, जो आपने सोचा नहीं है, हो ही नहीं सकता, कल्पना में भी नहीं है, लेकिन हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, 8th हाउस देता है। वही सर जो सट्टा या फिर लॉटरी वॉटरी में जो मिलता है पैसा, वो सर। अभी रुक जाइए बताता हूँ, मतलब आएगा ये डायमेंशन आएगी। ये कहाँ इससे का रिलेटेड कौन जैसे विंडफॉल गेन्स की आपने बात करी, हाँ ठीक है। अभी पिछले कुछ समय हमने देखा कि विंडफॉल गेन्स एक वो क्रिप्टो करेंसी ने बहुत जनरेट की है। हाँ हाँ, ठीक है, तो उसका इस हाउस से कैसे रिलेट किया जा सकता है उसको? देखिए उसमें जो लॉस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। लॉस भी हुआ है और कई जगह गेन्स भी हुआ है जी। अब अगर 1000 रुपए कुछ 100 करोड़ बन जाए तो विंडफॉल गेन हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही एग्जांपल पकड़ा आपने। लेकिन एक चीज और भी है, ये जो 1000 रुपए लगाए, कितनों ने ईमानदारी के लगाए और कितनों ने ब्लैक मनी लगाया? लार्जली तो वो पैसा है जो कि छुप के लगा है, जी। तो निज दोष बढ़ा है, तो ये विंडफॉल लॉसेस भी देगा, उसी तरह ही देगा। और किस तरह देगा? मे बी करेंसी की वैल्यू तो होगी, उस करेंसी की वैल्यू तो बाजार में वैसी ही है, लेकिन गवर्नमेंट ने, जैसे अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लीगलाइज नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये कह दिया ठीक है कमा लो, 30% हमें दे दो, तो वहां कट गया, 30% तो गेन खत्म हो गया, 30% प्लस 1% है, 30% ही मान के चलें, तो जो पास 70 रुपए आना था, 100 रुपए आना था, अब गवर्नमेंट ने 30 रुपए से ले लिया सीधे सीधे। लीगल तरीके से रख सकता हूं, लीगलाइज नहीं किया, उसमें डिफरेंस है। क्रिप्टो करेंसी को लीगैलिटी नहीं दी है, गवर्नमेंट करेंसी सोच रही है। क्रिप्टो करेंसी वो ये कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोगों ने पैसा तो लगा दिया, करेंगे, इकोनॉमी का हाल वैसे ही खराब है, कोरोना हाल वर्ल्ड ओवर, तो ये और लूट पिट जाएंगे, और गवर्नमेंट को वैसे कुछ नहीं मिलना, तो उससे अच्छा गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ठीक है तुमने लगा कर लिया इन्वेस्ट, अब ला रहे हो पैसा, 30 रुपए मेरे को दे दो 100 रुपए में से। एंड दिस इज व्हाई दिस हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ टैक्सेशन, 8th हाउस टैक्सेशन भी है, तो टैक्स भी आ गया, गेन्स भी आ गए, और जो जिसके पास आ रहा था उसके 30 रुपए कट गए, तो उसका वो लॉस भी हो गया। तो ये गेन्स और विंडफॉल लॉसेस दोनों को सिग्निफाई करता है और टैक्सेशन को भी सिग्निफाई करता है। इसलिए जिसका 8th हाउस गड़बड़ है उसको टैक्स चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, ये रेमेडी है। मीन्स कोशिश करके भी अगर वो 10 रुपए का नमक भी खरीद रहे हैं तो बिल करवाइए। रेमेडी है ये 8th हाउस को ठीक करने की। टैक्स चोरी ना करें, टैक्स चोरी ना करें। टैक्स सेविंग्स एक अलग चीज है, पर मिस डिक्लेरेशन करके, घपले करके जो लोग करते हैं, मतलब उसको किसी तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं, टैक्स बचाएंगे, 8th हाउस को आप खराब कर लेंगे। टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में तो डिफरेंस होता है। हाँ, और जब इस हाउस का लव अफेयर क्या होता है, 5th हाउस, 1 2 3 4 5, 12th हाउस इसका लव अफेयर है 8th हाउस का, और 12th हाउस होता है जेल का। तो अगर आप इसको बिगाड़ेंगे तो इसका लव अफेयर जेल में चला जाता है।
तो पुलिस आ जाती है, छापा पड़ जाता है, कस्टडी में चला जाता है आदमी टैक्स चोरी करने से ही। और बड़े बड़े लोग चले जाते हैं, फिर आलिया मालिया को भागना भी पड़ता है, वो भी 12th हाउस है, फॉरेन। 12th हाउस जेल या 12th हाउस फॉरेन। क्यों? क्योंकि यहां टैक्स चोरी है, पैसा नहीं दिया वापस। पर लीगैलिटी का हाउस तो 7 था ना, लीगल ट्रबल्स का। नहीं, ये सिर्फ उतनी लीगैलिटी का नहीं है ना, लीगैलिटी का हाउस 9th है। अच्छा, ओके ओके, या नहीं, हमने विवेक, 7 में लीगैलिटी का हाउस 9th है। वैसे मैं वही बता रहा हूं, 2-3 जगह आपको लीगैलिटी मिलेगी। लीगल एक्टिविटी का घर 6th भी है, क्योंकि ये 9th से 10th है, 9th का ऑफिस है ये। तो लीगैलिटी आपको कई जगह मिलेगी। यहां पे मैं टैक्सेशन के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं ओके ओके। कि आप किसी भी भाव से क्या करते हो, तो उसका जो लव अफेयर है वो वहां लाके जरूर पटकता है। तो इसका लव अफेयर 12th हाउस है, 12th हाउस जेल है, 12th हाउस फॉरेन है। या तो घर से बाहर भागोगे, यानी कि वो देश से बाहर। विवेक जी, जैसे गोल्ड के प्राइसेस इतने हाइक हुए हैं, तो हाँ। जिनके पास जैसे पुराना गोल्ड है या कुछ है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज गेन। देखिए, वो गोल्ड को हमें थोड़ा सा उससे देखना पड़ेगा, सैटर्न से, सैटर्न और कैप्रिकॉन से। सैटर्न और कैप्रिकॉन से, ठीक है ना। तो जब भी ठीक है। कैप्रिकॉन के आसपास ये पहुंचेगा सैटर्न हर में, तो इसकी प्राइसेस में और फ्यूल की जो रॉक फ्यूल है, ये जो पेट्रोल, जेम्स। इंक्रीज आएगा ही आएगा। ओके ओके। फिर अब हम आते हैं, ये आयुर्भाव है, हाउस ऑफ एज। क्या आप टाइम स्पेन लेके आए हैं इस जीवन में। इसीलिए जब वो टाइम स्पेन खत्म हो जाता है तो डेथ हो जाती है, इसलिए इसे हाउस ऑफ डेथ भी कहा गया है। बट एक्चुअली दिस इज द हाउस ऑफ एज। और यहां पे शनि अच्छा माना जाता है 8th हाउस में। किस लिए माना जाता है? इट स्लोज डाउन द एजिंग प्रोसेस, मतलब टाइमलाइन को, यानी कि उम्र लंबी कर देगा। अब चलते हैं थोड़ी और सिग्निफिकेशंस को डिस्कस करें। आयु रणम रिपुम चापी दुर्गम मृत धर्म तथा गत्यनुकादिकम सर्वम पश्येद्रंध्राद द्विचक्षण। आयु, एज, लॉन्जिविटी। रणम, बैटल्स एंड वॉर्स। तो युद्ध कहां से होते हैं? 8वें घर से होते हैं। रिपुम, वीकनेसेस यहां पे गलत लिखा है, रिपुम शत्रु होता है। दुर्गम, हाँ, रिपु मतलब शत्रु, शत्रु है, रिपुम शत्रु है। इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। दुर्गम, फोर्ट्रेस, किले जो हैं। मृत धनम, वेल्थ ऑफ द डेड, लेगेसी, इनहेरिटेंस। तथा गत्यानुकादिकम, थिंग्स दैट हैव हैपेंड, सर्वम, एवरीथिंग, जो हो चुका है। पश्येद, सी। रंध्रात, रंध्र क्या होता है? रंध्र 8th भाव को कहा है, 8वें घर को। रंध्र का अर्थ क्या होता है? रंध्र कोई माइन्यूट और माइन्यूट क्रेवाइस, छोटी सी दरार जहां से पानी रिसता हो। जैसे क्या होता है, पानी की टंकी लीक कर रही है, कहां से कर रही है मालूम नहीं, पर कहीं से हल्का सा कोई क्रैक है या हल्का सा सुराख है, जहां से वो पानी धीरे धीरे रिस जाता है। ऐसी को रंध्र कहते हैं। और हमारा बॉडी वेस्ट भी इसी तरह जो निकलता है,
वो रंध्र स्थान है शरीर के। ये बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल जेनाइटल्स, एनस, यहां से हमारे निज दोष निकलते हैं। और ये कंसीडरिंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दीज आर वेरी माइन्यूट। शरीर में जो ये रोए हैं, रोए को रंध्र कहा जाता है। रोए के साथ जो जहां से पसीना निकलता है, ये रंध्र है। और पसीना निकलना क्या है? इट इज अगेन वेस्ट ऑफ द बॉडी कमिंग आउट। तो बॉडी पार्ट में ये एक्सटर्नल जेनाइटल्स और एनस, ये दोनों अगर काम करना बंद कर दें, आदमी बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा और आईसीयू तक चला जाएगा। यहां से पता लगता है निज दोष ठीक करना कितना आवश्यक है, या ये सिस्टम में रहे कितना जरूरी है। दुस्थान है, त्रिक स्थान है, ये पीड़ा का भाव है, रंध्र भाव है। रंध्र हमने एक्सप्लेन कर दिया। घर में ये कौन कौन से स्थान हैं? बाथरूम, टॉयलेट, ड्रेनेज पाइप। क्यों? क्योंकि यहां से निज दोष निकलते हैं, बाहर जाते हैं। यहां साफ किया जाता है ना निज दोष को। हमारे शरीर पे जो गंदगी है, बाथरूम में हम नहाएंगे साबुन लगा लगा कर, तो शरीर पे जो दोष आ गया है, मिट्टी फैल गई है, मैल आ गई है, वो टॉयलेट से निज दोष निकलते हैं, ड्रेनेज पाइप से वो आगे ट्रेवल करता है। तो ये 8th हाउस बाथरूम, टॉयलेट और ड्रेनेज पाइप्स को सिग्निफाई करता है। एक्टिविटीज कौन कौन सी सिग्निफाई कर रहा है? एक्सक्रीशन प्रोसेस, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन अगर ना हो तो क्या जो प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि पीड़ा भी तो होती है। एक पीड़ा तो सीधे सीधे ही होती है, पेट साफ नहीं होता है तो पेट दर्द होता है, सर में गैस चढ़ती है, या शरीर में कहीं भी वायु का प्रकोप हो जाएगा। सीक्रेसी, गुप्त। 8th हाउस की एक्टिविटीज वो हैं जो आप पब्लिक में नहीं करते हैं, या पब्लिक में दिखती नहीं है। वो एकांत में, अकेले में की जाने वाली चीज है। इसीलिए वो सीक्रेसी भी 8th हाउस से आती है, जो बात आप किसी को नहीं बताना चाहते। हिडन एक्टिविटीज, कॉन्स्पिरेसी, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप सबके सामने नहीं रचेंगे। कोई गुप्त योजना बनाई जा रही है, हमें बदला लेना है, तो उरी कैसे किया जाए, बालाकोट को करना है, ये किसे बताया, किसने बताया? किसी को नहीं पता था। जब हो गया, उसके बाद सुबह समाचार में आ रहा है कि भारत ने हमला कर दिया। 8th हाउस एक्टिविटी। और माइंडेड, अभी हमने पढ़ा भी है, वॉर्स, लड़ाई भी 8वें हाउस से होती है। तो सीक्रेट प्लान्स, कॉन्स्पिरेसी, लड़ाइयां, हिडन लव अफेयर्स। हिडन लव अफेयर, लव अफेयर पांचवा है, ये हिडन है। सर्जरी, एनी सर्जरी इज 8th हाउस सिग्निफिकेशन। कोई भी किसी भी प्रकार की सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, बर्न्स, जल जाना, 8th हाउस। अबॉर्शन, 8th हाउस, क्योंकि ये भी सर्जरी से रिलेट कर जाता है। अबॉर्शन मतलब किसी एक तरह से। ट्रबल्स ऑफ ऑल टाइप्स, जीवन में जितने प्रकार की समस्याएं हैं, सभी समस्याओं में जब तकलीफ होती है तो तकलीफ 8वां घर ही देगा, क्योंकि ये तकलीफ आ कहां से रही है? सिंपल निज दोष से। अगर हमने, देखिए सीधी सी बात है, एक फंडामेंटल है, किसी भी घर का 12वां घर उसका ऑपोजिट होता है। किसी भी घर का 12वां घर अपोजिट होता है। अगर फर्स्ट हाउस मेरा बर्थ है तो 12th हाउस हाउस ऑफ डेथ माना गया है।
एंड ऑफ लाइफ माना गया है, हॉस्पिटलाइजेशन माना गया है, आइसोलेशन माना गया है। 9th हाउस जो होता है वो होता है हाउस ऑफ धर्म। 9th हाउस हाउस ऑफ धर्म है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 9वें से 12वां इसका ऑपोजिट हो गया। तो अगर ये धर्म का भाव है तो ये अधर्म का भाव है, यानी कि यहां पर धर्म ना पालन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। धर्म ना पालन करने की, अब वो धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या भगवान वाली बात नहीं है। धर्म का मतलब यह है राइटियसनेस ऑफ ऑल काइंड्स, इवन फॉलोइंग द लैंड ऑफ द लॉ, फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज 9th हाउस, धर्म हो गया। एंड नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट फॉलोइंग द लॉ इज अधर्म, 8th हाउस हो गया। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं 8th हाउस से रिलेट कर रही हैं, वो हर जगह अधर्म, निज दोष, नॉन फॉलोइंग ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, इससे भी जनरेट हो रही है, इसलिए ट्रबल्स आती हैं। लोग रजिस्ट्री कराते हैं तो क्या जी, औरतों के नाम पे कराओगे तो 5% या 10% की छूट होती है, तो उससे कराते हैं, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। चलो आपने कम से कम एक लीगल एक्टिविटी तो करी। लेकिन होता क्या है कि प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, 1 करोड़ में रजिस्ट्री करा रहे हैं 50 लाख की। क्यों 50 लाख की रजिस्ट्री करा रहे हैं? क्योंकि 50 लाख पे जो टैक्स पड़ेगा वो कम पड़ेगा। अगर मैं 1 करोड़ बताता हूं तो मेरे को टैक्स डबल हो जाएगा। तो वो जो आधा टैक्स बचाने के चक्कर में आधा पैसा ब्लैक में दिया, आधा व्हाइट में दिया, और जो व्हाइट में दिया उस पे टैक्स दिया, तो जो बाकी किया वो निज दोष को बढ़ा दिया। और तब जब मैंने टैक्स पूरा नहीं दिया है, देन इट ऑल्सो एड्स टू द ट्रबल्स ऑफ ऑल काइंड्स, मेंस्ट्रुएशन ट्रबल्स। क्लियर है? 8वें का है लॉसेस ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरह का नुकसान। तो जहां पे भी दर्द पैदा हो, जहां पे पीड़ा हो जाए, वो 8वां घर है। डैमेज, डिसफंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, कट गया, टूट गया पैर या शरीर का कोई हिस्सा, ऑपरेट होकर अलग कर दिया गया, कंप्लीटली पैरालाइज हो गया, जहां डिसफंक्शनिंग आ गई, वो इंसल्ट, इंसल्ट भी 8th हाउस। मोरल डाउनफॉल, लॉस ऑफ कैरेक्टर, जितनी भी अनैतिक चीजें हैं वो 8वां घर है। एज, आयु भाव है तो एज है। कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु किस प्रकार होगी, किन परिस्थितियों में होगी, ये सब भी 8वें भाव से पता लग जाता है। बॉडी कंडीशन एट द टाइम ऑफ डेथ। डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अब ये विंडफॉल गेन्स में ये भी आता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 7th हाउस में कौन सा पॉइंट था जी, याद है किसी को? स्पाउस का घर था, फैमिली। नहीं, कौन सा पॉइंट था जो गेन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ था कि क्या था? गेन्स फ्रॉम इंश्योरेंस से था, क्या था? ये गेन थ्रू इंश्योरेंस था। गेन थ्रू इंश्योरेंस था ना? हाँ चलो, आगे भी आ गया। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये हाउस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है। अब जब हाउस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में तो झगड़े होना स्वाभाविक होता है। तो जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, ये बहुत कम है कि बिना किसी पीड़ा के मिले, चाहे वो जीते जी मिले पेरेंट्स के, चाहे उनके जाने के बाद मिले। लेकिन मान लीजिए किसी चीज के 2 हिस्से होने चाहिए तो वो 50-50 नहीं होता है,
60-40 होता है प्रैक्टिकली। तो एक पक्ष तो पीड़ित रहता ही है, वो पीड़ा है, इसलिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और ये गेन भी तभी होता है पीड़ा के साथ। लेगेसी, वही आ गया प्रॉपर्टी मींस पैसा भी, पैसा एंसेस्ट्रल या मींस एंसेस्ट्रल, मटेरियलिस्टिक? एनीथिंग एंसेस्ट्रल। ओके। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड आप कब मिलता है आपको? प्रोविडेंट फंड बहुत देर से के बाद मिलेगा आपको, नॉर्मली रिटायरमेंट रिटायरमेंट पर। नॉर्मली रिटायरमेंट पर। हाँ, उससे पहले आपको चाहिए, आप नहीं भी निकाल सकते शायद। अब तो कुछ कुछ तो है, मतलब निकाल सकते हैं, बट स्टिल ये जो है प्रोविडेंट फंड आपने क्यों इकट्ठा किया होता है? फॉर रेनी डेज। हाँ, ये यहां से देखा जाता है। ग्रेचुइटी, लॉस ऑफ जॉब के पास, मतलब एंड ऑफ जॉब हो गया ना, प्रोविडेंट फंड भी, ग्रेचुइटी भी एंड ऑफ जॉब के बाद मिल रहा है। मतलब एंड ऑफ जॉब तो कोई, कम से कम आज के कंटेक्स्ट में तो बहुत हैप्पी सिचुएशन नहीं है जिस तरह की सोसाइटी है। मतलब बच्चे आपकी देखभाल कितनी करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उस सेंस में ये, क्योंकि आप सोर्स ऑफ इनकम खत्म होने के बाद ये आपको मिल रहा है, उस वजह से मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो गया। तो ये भी एक पेन का है जिसके बाद मिल रहा है। गेन फ्रॉम द इंश्योरेंस। अब गेन फ्रॉम द इंश्योरेंस का मतलब क्या है? ये वो है, मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस है, तो जिसके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस है उसको तो नहीं मिल रहा, उसकी डेथ के बाद उसके परिवार को मिल रहा है, उसके जो भी उत्तराधिकारी हैं, जो भी नॉमिनी है, उसको मिल रहा है। तो क्योंकि ये गेन फ्रॉम द इंश्योरेंस इज विद द पेन, बट इट इज नॉट बीइंग गिवन टू द पर्सन हु हैज गॉट दैट पॉलिसी, इसलिए 7th हाउस में गेन फ्रॉम इंश्योरेंस लिखा है, ये किसी और को मिल रहा है। यहां पे जो गेन ऑफ इंश्योरेंस है ये किसी और को मिल जा रहा है, इसलिए वो 7th हाउस में लिखा हुआ था। पर तो विवेक जी, अगर लाइफ स्पैन में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, हाँ ठीक है जीते जी, आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, हाँ, तो उसको किस तरीके से देखेंगे? वो इसका ही हो गया, वो नेटिव का ही हो गया, तब नेटिव का हो गया। बट पर क्या होता है, फिर वो इस हाउस में फॉल नहीं करेगा ना, मतलब ये जिस नेटिव का है, जो नॉमिनी है, उसको गेन फ्रॉम इंश्योरेंस नहीं हुआ। हेलो, हाँ हाँ, नहीं, मैं आपके लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मींस ये नेटिव को तो गेन होना है अगर उसकी नॉमिनी है, ये तो है ना, गेन फ्रॉम इंश्योरेंस है। करेक्ट, लेकिन वो तो नेटिव खुद को होगा। हाँ, करेक्ट, यही। क्योंकि उसे 20 साल तक प्रीमियम दिया, पॉलिसी मैच्योर हो गई उसके लाइफ स्पैन में। हाँ, तो वो इस हाउस से नहीं होगा। हाउस का गेन नहीं है, वो इस नहीं है। हाउस का गेन वो है जो कि आपको दूसरे की वजह से मिलता है। एक्चुअली ये उस हेडिंग के अंदर दूसरे की वजह से मिल रहा है, ये दूसरे की वजह से मिलने वाला है। इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस बिजनेस, ये सब भी इसी में आते हैं, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू एज ऑल्सो। इंश्योरेंस इज एज रिलेटेड ऑल्सो। अब तो पॉलिसीज ऐसी आ गई हैं कि आप रोज महीने का इतना रुपया दो और वो, मतलब आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, पर वो क्या पता नहीं क्या बोलते हैं उन पॉलिसीज को, टर्म पॉलिसीज है ना। पर उसमें भी एक एज है, उसमें भी एक एज तक की है, वो कितनी है वो मालूम। रंजना जी का तो जॉब है इंश्योरेंस में, तो उनका तो ये हाउस अच्छे से समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे आएगा।
an associated insult. भाई दहेज लोगे तो अपमान तो मिलेगा ही। एक्चुअली ये दहेज हमारी सोसाइटी का नहीं था। इट वॉज लाइक गिविंग द ड्यू वेल्थ टू द डॉटर। डाउरी तो ये निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।